ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। सीएम गहलोत ने फिर से उठाई बूस्टर डोज की मांग। जबकि कई मुल्कों में तो तीसरी चौथी लगने लग गई बूस्टर डोज, चौथी बूस्टर डोज लगने लग गई इजराइल भर में। तो सीएम ने कहा कई देशों में बूस्टर डोज लगना हुई शुरू। सीएम बोले केंद्र सरकार पर इस बारे में दबाव बनाना होगा। हमें भारत सरकार पे दबाव देते रहना पड़ेगा कि सबसे पहले रास्ता नहीं कहा है बूस्टर डोज के बारे में। उस वक्त तो मना कर, अब तो मेरे ख्याल से डिस्कशन में आ गया ये, और आपका ये बूस्टर डोज भी शुरू होनी चाहिए। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के रोके जा सकते हैं सरकारी लाभ। सीरो सर्विलांस का खुलासा, 15% हेल्थ वर्कर्स में एंटीबॉडी कम मिली। एक बहुत बड़ा सीरो सर्विलेंस स्टडी किया एसएमएस में, 15% हेल्थ वर्कर्स में हमें एंटीबॉडी लेवल कम पाए गए, 85% में एंटीबॉडी लेवल अधिक पाए गए। क्या अब बूस्टर डोज लगवाने का वक्त आ चुका है? हेल्थ वर्कर्स और गंभीर मरीजों के लिए बूस्टर डोज का क्या ये है सही वक्त? 6 महीने बाद अगर हेल्थ वर्कर्स को, हाई रिस्क पेशेंट को, जिनकी लो इम्यूनिटी, उनको कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को अगर बूस्टर डोज लग जाती है तो उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। बूस्टर के बिना बिगड़ेगी बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आम आदमी का ये मुगालता कि कोरोना चला गया, ओमिक्रॉन ने दूर कर दिया। 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव को लेकर कयास हैं कि शायद चुनाव स्थगित हो जाएं। बूस्टर डोज को लेकर पिछले एक अरसे में लगातार मांग जोर पकड़ रही है। हाल के दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना सरकारों के लिए भी सेंटर स्टेज से हट गया, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, केंद्र की समीक्षा और राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सक्रियता से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिन उतनी स्वच्छंदता के, बेपरवाही के नहीं होंगे जैसे अभी तक थे। तो आज प्राइम डिबेट में इनको सवालों पर ताज़ा हालात के नज़रिए से चर्चा होगी कि बूस्टर डोज को लेकर असमंजस का कारण क्या। आम जन लापरवाह, सिस्टम को कोविड की कितनी परवाह, और चुनाव अगर स्थगित हुए तो किसका फायदा किसका नुकसान। भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं राखी राठौड़ जी, प्रवक्ता हैं वह पार्टी की। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और डॉक्टर जीएल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जीएल शर्मा साहब, पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। दूसरी लहर जब कोरोना की जानलेवा बनकर दुनिया में दिखाई दे रही थी, तब वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन हासिल करने के लिए जान पहचान निकाली जा रही थी, सिफारिशें लगाई जा रही थी, लाइनों में लोग खड़े रहने में गुरेज नहीं कर रहे थे, वो स्थिति थी। और अब मनुहार करनी पड़ रही है, आखिरकार सख्ती दिखानी पड़ रही है। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है कि भय बिन होई न प्रीत, इसको कैसे डील किया जाए? जीएल शर्मा जी। भय बिन होई न प्रीत, इसको कैसे डील किया जाए? जीएल शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को आपने जोड़ा। जो लेटेस्ट कोविड-19 के बारे में आंकड़े आ रहे हैं, जो ओमिक्रॉन आ रहा है, डेल्टाक्रॉन आ रहा है, ये डरावना लग रहा है। अमेरिका और यूरोप में थर्ड वेव आने की संभावना पूरी हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सक्रियता और माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता भी उसी ओर इंगित कर रही है। इसको देखते हुए आम आदमी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव करना चाहिए। शादी ब्याह में मैं समझता हूँ कि वही पुरानी कोविड एप्रोप्रिएट वाली संख्या निर्धारित करनी चाहिए। और जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन नहीं लगाई है, पहले वो वैक्सीन आप लें, क्योंकि वैक्सीन ही एक इससे बचाव का तरीका हो सकता है। और जो आजकल हमको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छी नहीं है और टाइटर डिक्रीज होता जा रहा है। आम पब्लिक में टाइटर करवाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन अगर टाइटर की व्यवस्था हो जाती है और टाइटर पब्लिक में नहीं मिल रहा, उनको लो टाइटर मिल रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज भी उसका भी उपयोग तुमको करना चाहिए। सबसे पहले मैं यही एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर किसी ने डोज नहीं लगवाई है, वट एवर द वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ही शुड गेट द वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। और अगर इन दोनों डोज के बाद में भी
अगर उनका टाइटल लो है तो सरकार को चाहिए कि थर्ड डोज की व्यवस्था करें, जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं। ये एक तरीका है इसको ओमिक्रॉन को नियंत्रित करने का, और जनरलाइज इम्यूनाइजेशन एक तरीका सुझाव। सर मैं वापस आऊँगा आपके पास। अवधेश शाकोदिया जी, सख्ती पर उतरना पड़ रहा है, हमने ये स्थितियाँ देखी हैं, लेकिन हम अगर लोगों के ऊपर छोड़ देना अपील करके सिर्फ मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, कोरोना बहुत खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता है, परिवार आपका अपना परिवार है, उसकी चिंता कीजिए, इन अपीलों से कितना फ़र्क पड़ता है हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ IT रिटर्न अगर भरनी होती है तो आखिरी तारीख का इंतज़ार किया जाता है। अगर हमारे यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए अपील की जाती है कि हेलमेट लगाइए या सीट बेल्ट लगाइए, तो शहर की सीमा में जहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, वहाँ आदमी लगाता है। हाईवे पर जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ नहीं लगाता। स्थितियाँ ऐसी हैं, तो इसमें आखिरकार सख्ती पर जो आना पड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, सख्ती पर आने से सुधर जाएं हालात, लेकिन आपको लगता है कि इससे हालात बदलेंगे? जेपी जी देखिए, 2 ही स्थितियाँ ऐसी हैं जब लोगों के व्यवहार में अंतर आ सकता है। या तो सरकार सख्ती बरते, या बीमारी का डर इतना बढ़ जाए कि लोग अपने आप ही अनुशासित हो जाएं। सरकार की सख्ती उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जो अपील होती है लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये अपील केवल खाना पूर्ति के लिए की जा रही, क्योंकि जो लोग सरकार में हैं, दिन में आप कोई पॉलिटिकल इवेंट करते हैं बड़ा होने को, कोविड गाइडलाइन अभी भी है, उसमें कितनी पालना होती है, मुझे नहीं लगता किसी भी कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की पालना होती है। दिन में आप वो कार्यक्रम करते हैं, फिर आप शाम को कोविड को लेकर मीटिंग करते हैं, उसमें आप लोगों से अपील करते हैं कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह की आप अपील करते हैं, तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं आप खुद किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने बिहेवियर का, कि इस तरह से पालना आपको करनी है। लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। आप ना सरकार ऐसा करेगी ना लोग ऐसा करेंगे, आखिर में वही होगा जो सेकेंड वेव के दौरान हुआ था। इस तरह की जब अफरा तफरी होती है तो लोग डर के मारे अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। तो भगवान ना करे इस तरह की परिस्थिति आए जिस तरह की सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। बिल्कुल भयावह स्थिति थी, वैसी नहीं हो, लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी सख्ती दिखानी चाहिए। राखी राठौड़ जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये कहा जाता है, जो अवधेश शाकोदिया जी ने कहा ना, वो हमारे कल्चर में भी है, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस तरफ बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता है, वही सबसे सही रास्ता है। आप करें महंगाई के खिलाफ रैली, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, राखी राठौड़ आप करें जन आक्रोश रैली, हज़ारों आदमी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का दावा तो लाखों का होता है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनमें से कोई मास्क लगाए ना दिखे और कोई 2 गज की दूरी ना दिखे, और उसके बाद फिर आप ये कहें कि साहब इसकी जिम्मेदारी इनकी, इसकी जिम्मेदारी इनकी। आप दोनों में से जो अपने आप को इस आरोप से बरी कर सकता है वो पहले बोल लीजिए। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं पहले बोलना चाहूंगी, और क्योंकि हेड ऑफ द सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में अगर बात करें तो सीएम साहब की सबसे मुख्य तौर पे जिम्मेदारी रहती है। आप देखिए कि अभी अवधेश जी बोल रहे थे कि नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी भी उसका आदेश हटा नहीं है, यानी नाइट कर्फ्यू अभी भी था। और बगरू के अंदर हमने सीएम साहब को रात को खाना खाते हुए देखा, 12 बजे हमने देखा कि किस तरह से पुत्र मोह में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इवेंट यहाँ पर क्रिकेट मैच के रूप में कराया, जहां पे 30,000 लोगों को रखा, और उसके बाद सत्ता के मोह के अंदर महंगाई रैली जो है वो यहाँ पर आयोजित की। मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर सरकार खुद ही, उनके नुमाइंदे अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जनता से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करेंगे? अपनी बात में आप इसका जवाब भी जोड़ दीजिएगा कि ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आपने दिल्ली में परमिशन नहीं दी कांग्रेस को रैली की, और राजस्थान में आप 4 तारीख को आपने क्या कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया? क्या बाड़मेर से आज ही की खबरें नहीं आई जन आक्रोश रैली की, जिसमें हजारों आदमी दिखाई दे रहे हैं? देखिए जेपी शर्मा जी, इस 5 तारीख के प्रोग्राम की आप बात करते हैं, वो लिमिटेड एक प्रोग्राम था जिसमें लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, जहां पर कि वो पॉसिबल था कि प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर सके। लेकिन जिस तरह की रैली की बात की, और देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर सीएम को सबसे पहले जनता देखती है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद जनता से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो उसको फॉलो करे। इसलिए सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने व्यवहार में भी सुधार लाने की जरूरत है। आप देखिए बहुत सारे, अभी मैंने देखा कि एक विधायक साहब है, उनके यहाँ शादी के अंदर 60,000 लोगों का खाना बना। अभी महेंद्र सिंह मालवीय जी जो हैं, उनके भी 30,000 लोगों का खाना बना। तो इस तरह से अगर जो हमारे सत्ता वाले पार्टी के लोग हैं, मंत्री हैं, उनकी शादियों के अंदर इस तरह की हरकतें अगर होंगी, इतने सारे लोगों का भोजन होएगा, तो जनता के सामने क्या संदेश हम देते हैं, ये बात हमें सोचने की है। स्वर्णिम जी बोलिए। जेपी जी, जो विषय है आज का, ये राजनीतिक नहीं है। मैं तो अलग तरह से बात करना चाहता हूँ। बस राखी जी ने कहा हेड ऑफ द स्टेट तो सीएम नहीं पीएम होता है।
और प्रधानमंत्री जी को सब देख रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने जनसभाएं कर रहे हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने जो ये अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, इसका जवाब देने की बजाय मुद्दे पर मैं आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, आज तय किया है कि हम जो ये बढ़ती जो संख्या है मरीजों की, उसके कारण है ओमिक्रॉन का खतरा है। ये खतरा इसलिए भी आया, दिल्ली से रिपोर्ट है सर गंगाराम हॉस्पिटल की कि जब 32 मरीज जो वहाँ पे भर्ती हुए थे, उन 32 में से 31 मरीज ऐसे थे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, ओमिक्रॉन से ग्रसित थे। उनमें से एक मरीज ऐसा था जिसको बूस्टर डोज भी लग चुकी थी। तो ये जब रिपोर्ट्स आती हैं और दूसरी तरफ ये दावे आते हैं कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, इससे कोई ये पेंडेमिक को एंडेमिक की तरफ ले जाएगा, तो ये विरोधाभासी तथ्य अलग अलग जगह से आते हैं। इसको लेकर के अपने जनता की जान बचाने के लिए, जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ गंभीर निर्णय लिए हैं और गंभीरता से कार्य कर रही है। सबसे पहली चीज, जो मास्क है या कोविड प्रोटोकॉल है, एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है, उसकी पालना कराई जाएगी, 3 दिन तक समझाया जाएगा, उसके बाद सख्ती होगी। और भी अगर आवश्यक हुआ निर्णय लेने के लिए, सख्त निर्णय लेने के लिए, तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वापस लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े। देश में क्या हो रहा है ये एक अलग चीज है, प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्रदेश में सबको वैक्सीन लगे, जो जिन्होंने अब तक एक भी डोज नहीं लगवाई है उनको कैसे प्रेरित किया जाए, उनको कैसे लगाई जाए, इस बारे में गाइडलाइंस बन रही हैं। हो सकता है इसको हम कंपलसरी भी करें, मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए हैं। तो ये लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि वैक्सीन जिनके लग जाती है वो कम से कम कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते जहां उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता हो या काल का ग्रास बने। इसलिए सबसे पहला हमारा ध्येय है कि लोगों की जान बचा सकें। लोगों की जान बचाने के लिए हम ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी देखिए चिंता की बात है, आज जो टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है वो गंभीर विषय है। उन्होंने यहां तक कहा कि आप जो है प्रधानमंत्री जी को ये कॉल लेना है कि आप चुनाव स्थगित करें, क्योंकि बंगाल चुनाव के पश्चात हमने देखा था किस तरह से भयावह बीमारी की चपेट में सेकंड वेव आई और लोगों ने जान गंवाई। तो ये सब चीजें केंद्र अपने स्तर पर निर्णय लेगी। हमारे स्तर पर जो निर्णय हमें लेने हैं लोगों की जान बचाने के लिए, वो हम ले रहे हैं और इसके लिए तैयारी है हमारी। ये तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा। लेकिन स्वर्णिम जी, जो बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली में अगर वो एक दिन पहले वाराणसी में दिखाई देते हैं, लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं, और आप इस आरोप से अपने आप को बरी करते हैं कि नहीं साहब, हम तो एकदम सिंसियर हैं, हम तो कोविड गाइडलाइंस की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ही जा रहे हैं, लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन 3 दिन का आयोजन आप अभी रखने वाले हैं, जिसमें फिर आप दावा करेंगे कि हजारों कार्यकर्ताओं को हमारे जोश फूंका गया। तो नहीं, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। हमारा जो 3 दिन का कार्यक्रम है ये हजारों कार्यकर्ता का नहीं है, बहुत ही लिमिटेड जो हमारे पदाधिकारी हैं, सिर्फ पदाधिकारी और जो कुछ हमारे ट्रेनर्स होने, लगभग कहना चाहिए सैकड़ों में भी नहीं है। ये तो हमारा अलग कार्यक्रम है, इसमें पब्लिक इवेंट नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के उसमें सम्मिलित हो सके। अब होगा भी नहीं ना, आप ये नहीं, ये तो पहले से ही तय है हमारे। ये राजस्थान में भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा, उत्तराखंड में भी नहीं होगा, चुनावी रैलियां नहीं होंगी, आपके नेता उनको संबोधित नहीं करेंगे। देखिए, चुनावी रैली, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कॉल प्रधानमंत्री जी को लेना है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं देश को लेकर के, वो एक अलग बात है। लेकिन राजस्थान में लोगों को बचाने के लिए, उनको वैक्सीनेट करने के लिए, उनको एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रेरित करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, ये काम हम प्रेरणा देंगे और इसको सख्ती बरतेंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट करने की बात कही थी अवधेश शाकोदिया ने, वो प्रेसिडेंट सेट तो देश की रहनुमाई कर रहे जो लोग हैं उन्हीं को करना है ना। चुनावी रैलियों में अगर वो जाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे, तो कहां से आप सवाल उठाएंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है? देखिए, शर्मा जी आपके पास आऊंगा अभी। हाँ, देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने जो आज बात कही, बहुत सारे निर्णय की बात हमें स्वर्णिम जी कह रहे थे, लेकिन अफसोस है और दुर्भाग्य है राजस्थान का कि एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने निर्णय तो बहुत सारे लिए लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखिए, आप खुद भी बाहर निकलते हैं, कहां मास्क की चेकिंग होती है। अगर आप नाइट की बात करें, नाइट कर्फ्यू का, जिसका मैंने पहले कहा कि आदेश भी वापस नहीं हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई चेकिंग करता नहीं नजर आता। आधी रात को भी आपको लोग घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के गंभीर निर्णय जो आप बोल रहे हैं, उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन तो कहीं पर होता ही नहीं है। और हमने देखा है, ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर देखें, अगर आकर के मुख्यमंत्री जी भी
तो मालूम चलेगा कि उन्होंने जो एक्चुअल बात कही है उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है और उसको कराने की जरूरत है। निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है, यहां पे सिर्फ निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन और साथ में सेंटर की बात की जाती है। मुख्यमंत्री जी के पास दो ही काम है, निर्णय ले लिया अंदर बंद कमरे में बैठ करके और सेंटर की बात कर ली। खुद क्या करना है उसके बारे में कोई बात करनी ही नहीं है हमें, और सिर्फ अपने ही काम के लिए जनता का जो जीवन है उसको जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। बोलिए स्वर्णिम जी, कुछ कहना चाहते देखिए, हैं? मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। राखी जी ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णयों पर सवाल उठा रही हैं। प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार ने तो कोई निर्णय नहीं लिया, अनिर्णय की स्थिति में बैठे हैं आज तक। आज भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो आरोप हैं वो तो अब जनता भी सुनना नहीं चाहती। जनता ने देखा राजस्थान में किस तरह से पहले भी काम हुआ और देश में किस तरह से हुआ है, और अभी हमने देखा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो चीफ हैं उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से लोगों को दाह संस्कार की जगह नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बही थी। राजस्थान में ऐसे कार्य नहीं होते राखी जी। राजस्थान में धरातल पे उतरे थे निर्णय, तभी जाकर के हमने कोरोना का रोका। बूस्टर डोज सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है इन दिनों में। बूस्टर डोज के बारे में ही चर्चा है। बूस्टर डोज को लेकर के ही जो नर्सिंग कर्मी हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, उन सब की चिंता ये है कि साहब साल भर हो गया लगवाए हुए, सबसे पहले उन्हीं को लगी थी, 16 जनवरी को शायद शुरू हो गई थी, तो अब तक हमारे एंटीबॉडीज़ कम हो गई होंगी। सीरो सर्वेलेंस में तो खुलासा हो गया कि 15% लोगों के पास एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन सीरो सर्वेलेंस कोई बहुत विश्वसनीय चीज़ नहीं है। उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि आज से 4 महीने पहले सीरो सर्वेलेंस ही आया था और उसने बताया था कि 65%, 88%, 78% लोगों में आ गया है और थर्ड वेव बच्चों में असर करेगी और ऐसा होगा वैसा होगा, 10 तरह की बातें। लेकिन कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि एक भय, एक आशंका ज़्यादातर लोगों में है, खासतौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में। अब बूस्टर डोज में क्या ये जो अनमनापन दिखाई दे रहा है सरकार के स्तर पर है या जिस स्तर पर भी है, या मेडिकल फील्ड की ये राय नहीं है कि नहीं लगाई जानी चाहिए बूस्टर डोज, नुकसान कर सकती है, वो वजह असल क्या है जो जिसकी वजह से ये असमंजस या अनमनापन दिखाई देता है? जीएल शर्मा जी। जो बेस्ट तरीका है कोविड से बचने का, जिन लोगों की डोज लग चुकी थी, वैक्सीनेशन हो चुका था, उनको सिम्टम्स बहुत मामूली हुए थे। वो उनमें से कोई भी निमोनिया का शिकार नहीं होता, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं गया था, सिंपल खांसी जुकाम बुखार होकर वो निकल गए थे। तो इम्यूनिटी डेवलप करने का एंशिएंट तरीका जब सदियों से चला आ रहा है, इम्यूनाइजेशन नहीं होता है, वैक्सीनेशन नहीं होता है। तो इसमें अगर सबसे पहले अपन वैक्सीन की बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ को लगना चाहिए, और टाइटर तो मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, हर आदमी का टाइटर पॉसिबल है। तो इम्यूनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द बूस्टर डोज लगनी चाहिए, और इसके लिए आपने दूसरे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में जो देख रहे हैं अपन, वहाँ पे कंपल्सरी कर दिया थर्ड डोज का, जो बूस्टर डोज का है। तो यहाँ पे भी जो अपने फ्रंटलाइन वर्कर है और जो डॉक्टर्स हैं जो सबसे पहले कोविड के पेशेंट बूस्टर डोज को लेकर के राखी राठौड़ कुछ कहना चाह रही है, लेकिन जीएल शर्मा जी एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, समय चूंकि कम है। आम आदमी ने जब से ये खबर पड़ी है कि 2022 के अंत तक तो कोरोना की विदाई हो जाएगी, सामान्य खांसी जुकाम रह जाएगा, एक तरफ वो ये खबर रखता है, दूसरे हाथ में उसकी ये खबर होती है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। किसको सही माने? देखो जेपी जी, जो बीमारी होती है, जो पैंडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, वो एक न एक दिन वीक होके अपने आप उसको लोकलाइज एंडेमिक फॉर्म में आ जाता है, खांसी जुकाम के फॉर्म में आ जाता है। ये तो हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। इसका खतरा धीरे धीरे म्यूटेशन होकर कम होता जाता है। ये नेचुरली पहले भी महामारियां फैली है और फैलती रहती है, उसमें एकदम ये वायरस वीक होता और अपनी सोसाइटी में हो जाता है। वो तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, उसके बारे में तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन आज अपनी जनता को, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए ओनली वन वे जो हमको दिख रहा है वो इम्यूनाइजेशन है। साथ ही साथ जनता को भी अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर साथ रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राखी राठौड़, बूस्टर डोज को लेकर के इतनी चारों तरफ से आवाज उठ रही है, उसके बाद सरकार को क्यों नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने जो सवाल किया बूस्टर डोज का, उसका आज भी हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, राजेश भूषण जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जो साइंटिफिक एविडेंस है, उनकी रिसर्च के आधार पे ये चेक किया जा रहा है कि क्या हमारे देश के अंदर बूस्टर डोज किस समय और कितनी मात्रा में लगनी चाहिए। देखिए अभी भी डॉक्टर साहब ने भी एग्जांपल दिया अमेरिका का, यूरोप का, लेकिन अगर आप राठौड़ मैडम बोलने में भी, और ये जो तथ्य आपका है इसमें भी वैज्ञानिकों ने जब 3 महीने में दावा किया था कि हमने वैक्सीन बना ली, तो ये पता करने में कि बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है,
देखिए आप चिड़िया चुग जिन गई, खेत देशों जैसी की स्थितियां आ जाएंगी तो क्या फायदा जेपी होगा? शर्मा जी जिन देशों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, यूरोप के जो देश हैं या अमेरिका है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन वहां की नीड डिफरेंट है और यहाँ की नीड डिफरेंट है। इसीलिए मुझे लगता है, देखिए आप ये देखिए कि 140 करोड़ टीके जो है वो भारत के देश ने लगाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जहां पे 4-4 रिसर्च दशक हो लग रही है। जाते थे किसी भी महामारी को जाने के लिए, और आपने जब 140, तो मुझे लगता है ट्रस्ट करना चाहिए हमें, हमारे साइंटिस्ट करें। और आज की रिपोर्ट है कि 3000 लोगों पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के जो लोगों में टेस्टिंग की जा रही है। अगर चुनाव स्थगित होते हैं 5 राज्यों में, किसका फायदा किसका नुकसान है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए जेपी जी, जिस पार्टी को लगता है कि हम सत्ता में वापसी के लिए तत्पर हैं, सत्ता में वापसी हमारी हो सकती है, उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना समय मिलेगा और यदि सेकेंड वेव जैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं और मैनेजमेंट ठीक रहता है तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम सत्ता से अभी दूर रह सकते हैं, मुकाबले में नहीं है, उनको भी एक अतिरिक्त समय मिलेगा। तो लेकिन नुकसान ये भी तो होगा कि प्लेन टेक ऑफ जैसी स्थिति में आ गया है, रनवे पर दौड़ रहा है, आपको अचानक रोकना पड़ जाएगा, साइकिल यात्रा रोकनी पड़ जाएगी, रैलियां रोकनी पड़ जाएंगी, मोमेंटम जो बनता है वो टूटेगा। बिल्कुल अपनी रणनीति को दोबारा से बनाना पड़ेगा। जो बेहतर ढंग से बना लेगा, जो बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।